हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और हमारे ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ में यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी पूर्ण रूप से कराई जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। करंट अफेयर्स 29 जून 2020। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज 29 जून को कौन सा दिन विशेष होता है, हम दिन इससे अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य रोज़मर्रा की जिंदगी में और योजनाओं एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पीसी महालनोबिस जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर्स 2 एट वन क्लिक। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के तकरीबन 13,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए एट वन क्लिक नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की एमएसएमई इकाइयों और उद्योगों से आह्वान किया है कि वे कोरोना महामारी के इस प्रतिकूलता को एक अवसर में परिवर्तित करने का प्रयास करें। एट वन क्लिक नामक इस ऑनलाइन वित्तीय सहायता पहल के तहत गुजरात सरकार एमएसएमई और बड़ी औद्योगिक इकाइयों, कपड़ा उद्योग सहित को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के एमएसएमई व्यापारियों, बड़े उद्योगों और व्यवसायों आदि को प्रेरित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास करेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने कुल 8200 करोड़ रुपए की ऋण राशि को मंजूरी दी है, जिसमें से 4175 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक और अन्य संगठनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य प्रशासन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन व्यावसायिक दक्षता के साथ राज्य के औद्योगिक संस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इस विशेष बल को राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा। इस बल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित होगा और शुरुआत में केवल इसके 5 बटालियन ही गठित किए जाएंगे। शिक्षा में सुधार हेतु ऋण को मंजूरी। हाल ही में विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों के सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए $500 मिलियन की एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। ज्ञात है कि स्टार्स नामक इस परियोजना को देश के कुल 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार स्टार्स परियोजना स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने और स्कूलों के शासन तथा विकेंद्रीकृत प्रबंधन को मजबूत करने में मदद करेगी। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, इसको देख लेते हैं। स्ट्रेंथ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम।
करंट अफेयर्स 5। तेलंगाना सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जन्मशती के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिम्हा राव को मुख्य रूप से उनके द्वारा किए गए सुधारों के रूप में पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक वित्त मंत्री के रूप में एक गैर राजनीतिक उम्मीदवार की नियुक्ति को माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विशेषज्ञता के तहत पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्णय लिए थे। सेबी अधिनियम 1992, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 और प्रतिभूति कानून संशोधन की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से सेबी को सभी प्रतिभूति बाजार मध्यस्थों को पंजीकृत और विनियमित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। वर्ष 1992 में पूंजी निर्गम नियंत्रक कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज निकाय को समाप्त कर दिया गया, जो कि कंपनियों द्वारा जारी किए जा सकने वाले शेयरों की कीमतें और संख्या तय किया करता था। वर्ष 1992 में ही विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत की इक्विटी बाजारों को खोल दिया गया। साथ ही भारतीय कंपनियों को ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी करके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई। वर्ष 1994 में कंप्यूटर आधारित व्यापार प्रणाली के रूप में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की गई। ज्ञात है कि एनएसई वर्ष 1996 तक भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज के रूप में उभरने लगा। संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी पर अधिकतम सीमा को 40% से बढ़ाकर 51% करके प्रत्यक्ष विदेश निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे एफडीआई के नाम से जाना जाता है, को प्रोत्साहित किया गया। नई आर्थिक नीति के अलावा पीवी नरसिम्हा राव ने शीत युद्ध के बाद देश की कूटनीतिक नीति डिप्लोमेसी पॉलिसी को एक नया आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नरसिम्हा राव ने भारत की लुक ईस्ट नीति की भी शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से भारत के व्यापार की दिशा को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की ओर किया गया। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में कई भूमि सुधार किए गए, विशेष रूप से मौजूदा तेलंगाना के क्षेत्र में। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वर्ष 1996 तक देश के नवे प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु 9 दिसंबर 2004 को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT द्वारा तमिलनाडु में भारत नेट परियोजना की 1950 करोड़ रुपए की निविदाओं को रद्द करने का आदेश दिए हैं। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारतीय गांवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है। तमिलनाडु में इस परियोजना के माध्यम से राज्य के सभी 12,524 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना थी। चेन्नई की एंटी करप्शन गैर सरकारी संगठन अयक्कम द्वारा निविदा में अनियमितताओं को उजागर किया गया, जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में 1950 करोड़ रुपए की भारत नेट प्रोजेक्ट की निविदाओं को रद्द कर दिया गया। तमिलनाडु में इस परियोजना को तमिलनाडु फाइबर नेट कॉरपोरेशन के माध्यम से संचालित किया जाना है। भारत नेट परियोजना का महत्व भी समझ लेते हैं। भारत नेट परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क परियोजना है। इस परियोजना को मेक इन इंडिया के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, अतः देश में ही रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचरण सुविधा भी बिना किसी नेटवर्क बाधा के उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉकडाउन के कारण उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के ध्यान में रखते हुए बैंकों की नकदी की समस्या को दूर करने के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों के कर्ज लेने की सीमा की सुविधा को 30 सितंबर 2020 तक विस्तारित कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी उपाय के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF के तहत अधिसूचित बैंकों के लिए कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया गया है। 27 मार्च 2020 से इस निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले इस छूट की समयावधि 23 जून 2020 तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दी गई है। सीमांत स्थायी सुविधा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 में मौद्रिक नीति में सुधार करते हुए सीमांत स्थायी सुविधा योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है सीमांत सुविधा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2011-12 में मौद्रिक नीति में सुधार करते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंक अंतरबैंक तरलता इंटरबैंक लिक्विडिटी की कमी को पूरा करने के लिए आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इसमें बैंक तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत रेपो दर से अधिक की दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समन देनदारियों को 1% तक रिजर्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर रेपो दर से 100 आधार अंक अधिक होती है। यह एक दंडात्मक दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं। बैंकों द्वारा रखे जाने वाली आवश्यक न्यूनतम रिजर्व से कम रखने की स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के विरुद्ध दंडात्मक प्रक्रिया संचालित की जाती है, जिसके तहत बैंकों को आवश्यक न्यूनतम रिजर्व से कम रखने की स्थिति में रिजर्व बैंक को ब्याज देना पड़ता है। इसे पैनल रेट कहते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के रूप में क्रिप्टो जैकिंग नामक साइबर हमलों की पहचान की है। क्रिप्टो जैकिंग साइबर हमले की पहचान की गई है, ये याद रखिएगा। क्रिप्टो जैकिंग साइबर हमला है। क्रिप्टो जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिनका प्रयोग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए करते हैं। माइनिंग बुनियादी तौर पर ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी आभासी मुद्रा के लेन देन को सत्यापित किया जाता है। जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा में प्रकाशित शोध के अनुसार सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज केरल के वैज्ञानिकों ने ड्रैगन फ्लाई में जिनेंडर्मोफिज्म नामक एक बहुत ही दुर्लभ जैविक घटना को दर्ज किया है। ड्रैगन फ्लाई ओडोनाटा गण तथा कीट वर्ग से संबंधित है। ये पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैव संकेतक बायो इंडिकेटर्स के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः नर ड्रैगन फ्लाई के सिर, वक्ष, पेट, पैरों सहित शरीर के लगभग सभी हिस्सों के रक्त में लाल रंग का कोलोरेटेन पाया जाता है, जबकि मादा ड्रैगन फ्लाई गहरे भूरे रंग के वक्ष तथा पैरों के साथ हल्के पीले रंग की होती है। जिनेंडर्मोफिज्म यह जीवों में पाई जाने वाली विशेषता है जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों के ऊतक तथा अन्य विशेषताएं पाई जाती हैं। इस तरह के जीवों को स्त्री रोग भी कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक शब्द जीन मतलब मादा, एनर मतलब नर और मॉर्फी मतलब रूप से लिया गया है। कोल आर्द्र भूमि यह केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में चावल का अच्छा उत्पादन होता है तथा यह आर्द्र भूमि प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि का एक हिस्सा है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह अनेक प्रकार की आक्रामक प्रजातियां इनवेसिव स्पाइसेस पाई जाती हैं। विनी महाजन आईएएस अधिकारी विनी महाजन को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। विनी महाजन पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव करण अवतार सिंह का स्थान लेंगी। ज्ञात है कि इससे पूर्व कभी भी किसी महिला को इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।
विनी महाजन पंजाब कैडर की 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उल्लेखनीय है कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थीं। विनी महाजन भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कोलकाता की पूर्व स्टूडेंट हैं और उन्होंने वहां से मैनेजमेंट से डिप्लोमा किया है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्नातक किया था। आईआईएम में विनी महाजन को रोल ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर की। संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उत्तर है 65 वर्ष। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 लॉन्च की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS नामक एक नई तकनीकी लॉन्च की है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? फेसबुक। किस रेटिंग एजेंसी ने इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के 5% सिकुड़ने का अनुमान लगाया? S&P। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।